अपराध की तह तक जाना है तो देखिए तहकीकात। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश रघुवंशी। जी हां, अपराध कभी अचानक नहीं होता, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक साजिश और कई अनकहे सच। जो दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता, और जो सच होता है वो अक्सर छुपा दिया जाता है। कौन है गुनहगार, किसने रची साजिश, और क्यों कानून की नजरों से बचता रहा अपराध? आपको हर सवाल का जवाब मिलेगा, हर झूठ के पीछे छुपा सच सामने आएगा, सबूत बोलेंगे, गवाह सामने आएंगे और अपराध की हर परत खुलेगी। क्योंकि यह सिर्फ खबर नहीं, यह है तहकीकात। आज के इस आधुनिक दौर में भी जहां समाज में जीवन साथी चुनने के मापदंड जज्बातों से परे धर्म, जाति, पैसा और क्लास जैसे तमाम अड़चनों से होकर गुजरते हैं, वहां समलैंगिक संबंधों का क्या स्थान होगा ये समझाना मुश्किल नहीं। मामला तब और भी संगीन हो जाता है जब व्यक्ति शादीशुदा हो। जिंदगी में कुछ पड़ाव ऐसे होते हैं जहां जिन चीजों को आप मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं वही आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित होते हैं। मामला तब और भी पेचीदा हो जाता है जब वो खुद आपका अपना जीवन साथी हो। जी हां, ये केस एक ऐसे कपल का है जिसमें एक पत्नी है जो अपनी शादीशुदा जीवन से ऊब चुकी थी। उसे साथ मिला एक ऐसी औरत का जो खुद एक बच्चे की मां है और जिसकी खुद की 3 शादियां टूट चुकी थीं। लेकिन खामियाजा भुगता उस पति ने, जिसे पता ही नहीं था कि जिसे वो अपनी पत्नी की सहेली समझता था वो दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड थी। तो चलिए शुरू करते हैं तहकीकात। उत्तर प्रदेश का फरीदाबाद, खेत में लाश, 60,000 की सुपारी, एक लाश, 5 संदिग्ध, धोखा, साजिश और कत्ल। 14 जनवरी की सुबह असोथर थाना इलाके में पड़ने वाले टीकर गांव में एक अरहर के खेत में लाश मिली। ये लाश थी 45 साल के राम सुमेर की। राम सुमेर जो खेती बाड़ी का काम करता था, हर रोज की तरह उस रात यानी कि 13 जनवरी को भी राम सुमेर खेत का काम देखने पहुंचा था, मगर फिर वो घर वापस नहीं लौटा। गांव के लोगों ने जब खोजबीन शुरू की तो अरहर के खेत में खून से लथपथ हालत में राम सुमेर की लाश मिली, जिसकी गर्दन पर गहरा जख्म था। 45 साल का राम सुमेर खेती करके अपना घर चलाता था। उसकी बीवी रेनू घर संभालती थी और वो इसी दौरान पड़ोसी मालती के घर उससे मिलने जाती थी। मालती देवी जो खुद अकेली थी, जो खुद 3 शादियां कर चुकी थी और उसकी 3 शादियां टूट चुकी थी। शुरू में मालती और रेनू एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था, लेकिन धीरे धीरे मुलाकातों का समय लंबा होता गया। राम सुमेर और रेनू की शादी जिंदगी के बीच मालती की मौजूदगी राम सुमेर को असहज रही थी, पर जब रेनू और मालती की नजदीकियों का सच पता चला तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने मालती को डांट कर भगा दिया और फिर दोबारा कभी रेनू से न मिलने की हिदायत दी। पर मालती कहां रुकने वाली थी। राम सुमेर की मना करने के बाद मालती का रेनू के घर आना तो बंद हो गया, लेकिन चोरी छुपे मालती ने रेनू को एक कीपैड मोबाइल दे दिया जिस पर दोनों दिन भर बात किया करते थे। धीरे धीरे रेनू और उसके पति राम सुमेर के रिश्ते में दरार बढ़ती चली गई। राम सुमेर मालती और रेनू की नजरों में खटकने लगा, जिसके चलते राम सुमेर को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान दोनों के दिमाग में पनपने लगा। मालती और रेनू ने मिलकर राम सुमेर को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और फोन पर हत्या की पूरी साजिश रची, जिसके बाद सुपारी देकर राम सुमेर की हत्या करवा दी गई। देखिए 14 जनवरी को असोथा थाना के टीकर ग्राम में एक सुमेर सिंह है जिनकी गला काट करके हत्या कर दी गई थी। डेड बॉडी बरामद हुई थी, घटना पर पुलिस गई थी। इसकी जो है सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल की गई तो ये पता चला कि घटना में जो है 2 लोग जो है इन्होंने इसको घटना की योजना बनाई और 3 लोगों ने घटना को अंजाम दिया। जो घटना की योजना बनाने में है उसमें मृतक की पत्नी भी थी और पत्नी की एक महिला मित्र थी जिसके साथ उसके प्रेम संबंध थे, जिसका नाम मालती है। पहले बातचीत
फिर दोस्ती और फिर प्यार। कौन जानता था कि मालती और रेनू के रिश्ते के चलते पति राम सुमेर की जान पर बन आएगी। शादीशुदा रेनू का उसकी पड़ोसन मालती देवी से 1.5 साल से अफेयर चल रहा था, जिसकी किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। 3 टूटी शादियों के बाद मालती को रेनू में अपनी जिंदगी का सूनापन मिटाने का जरिया दिखा और रेनू मालती के प्यार के खुमार में अपने ही पति का कत्ल करवाने को आमदा हो गई। मालती ने तो अपने हाथ पर रेनू के नाम का टैटू तक गुदवा रखा था। रेनू अपने पति को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड मालती के साथ घर बसाने का सपना देखने लगी, लेकिन राम सुमेर को पता लगने के बाद दोनों की मुलाकातें तो बंद हो गईं, लेकिन देखते ही देखते दोनों का गुस्सा नफरत में बदल गया। इन दोनों के प्रेम संबंध के बारे में मृतक को जानकारी हो गई थी और इसका विरोध करता था और अपनी पत्नी से मारपीट भी करता था। और जो मालती का जो पहले जो मृतक के घर में आना जाना था और जो उसकी पत्नी से मेल मुलाकात थी वो भी बंद कर दी थी उसने। इस दरमियान मालती ने एक जो है छोटा मोबाइल फ़ोन कीपैड का मृतक की पत्नी को उपलब्ध कराया था, जिससे दोनों आपस में बातचीत करते थे, लेकिन आपस में मिल नहीं पाते थे। इसी वजह से उन लोगों ने ये प्लान बनाया कि हम अपने सुमेर सिंह की हत्या करवा देते हैं और उसके बाद हम लोग स्वतंत्र रूप से एक दूसरे से मिल सकते हैं और साथ रह सकते हैं। मालती और रेनू के समलैंगिक रिश्तों के बारे में राम सुमेर और उसके परिवार वालों को पता चल गया था, जिसके बाद राम सुमेर ने मालती की बेइज्जती कर उसे घर से भगा दिया। इसके बाद मालती और रेनू ने मिलकर ई रिक्शा चालक जितेंद्र गुप्ता को राम सुमेर की हत्या करने के लिए 60,000 रुपए की सुपारी दी और हत्या से पहले एडवांस में 8,000 रुपए दिए, जिसके बाद जितेंद्र ने अपने साथी राजू सोनकर और राम प्रकाश के साथ मिलकर राम सुमेर को निपटाने की प्लानिंग की। और फिर 13 जनवरी की रात 13 जनवरी की रात रोज की तरह राम सुमेर अपने खेत गया था, तो वहीं रेनू ने अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर राम सुमेर को निपटाने के लिए सुपारी देकर फील्डिंग सेट कर ली थी। हद तो यह है कि राम सुमेर की सुपारी देकर हत्या करवाने के लिए हत्यारों को जो पैसे दिए गए वो खुद राम सुमेर के ही मेहनत की कमाई थी। वो रेनू ही थी जो अपनी लेस्बियन गर्लफ्रेंड मालती को पैसे देती थी और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल कर उसने राम सुमेर को ठिकाने लगाने के लिए सुपारी दी। इसी के क्रम में मालती का एक जो है नोन पर्सन था जो कि ई रिक्शा चालक है जितेंद्र, उसने उससे संपर्क किया और 60,000 में उसकी हत्या की बात का सौदा तय हुआ, जिसमें 8,000 रुपया रेनू के मालती के माध्यम से जो रेनू ने दिया था वो जितेंद्र को दिया गया। जितेंद्र अपने 2 अन्य साथियों जिनके नाम राजू सोनकर और राम प्रकाश उर्फ मद्दू हैं उसके साथ उन्होंने घटना को अंजाम दिया। हर रोज की तरह उस रात यानी कि 13 जनवरी को भी राम सुमेर खेत का काम देखने पहुंचा। अंधेरे में जितेंद्र ने अपने साथी राजू और राम प्रकाश ने मिलकर उस पर धावा बोल दिया। अरहर के खेत में इससे पहले राम सुमेर कुछ समझ पाता, कातिलों ने रस्सी से उसका गला घोट दिया और राम सुमेर के बचने की कोई गुंजाइश न रहे, इसलिए बाद में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और लाश को अरहर के खेत में फेंक कर फरार हो गए। मालती अक्सर रेनू से मिलने आया जाया करती थी। इस हत्या के बाद शुरुआत में तो पड़ोसियों को भी इसी बात का शक था कि राम सुमेर के ही शायद मालती के संग अवैध रिश्ते थे, जिसके चलते राम सुमेर की हत्या कर दी गई। पर जब पुलिस की तहकीकात में सच बाहर आया तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। कौन विश्वास करता कि एक 9 साल के बच्चे की मां मालती और एक शादीशुदा रेनू ने अपने समलैंगिक रिश्ते को बरकरार रखने के लिए अपने ही पति का सुपारी देकर कत्ल करवा दिया। मालती अक्सर रेनू से रुपए लेकर ई रिक्शा चलाने वाले जितेंद्र गुप्ता को दिया करती थी। दोनों की काफी पुरानी यारी थी, जिसके बारे में गांव वाले भी जानते थे। हत्या की सुपारी भी उसने जितेंद्र को ही दी, जिसके बदले में उसने 60,000 कैश के साथ रेनू से एक प्लॉट दिलवाने का वादा भी जितेंद्र से किया था और कत्ल से पहले एडवांस 8,000 और कत्ल के बाद बाकी रकम देने का वादा किया। पुलिस की पूछताछ के दौरान मालती और रेनू ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले राम सुमेर सिंह का गला घोटा और फिर चाकू से गला काट दिया। पुलिस ने राजू सोनकर को गिरफ्तार कर लिया है। जितेंद्र और राम प्रकाश की तलाश जारी है।
पहले उन्होंने घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही ट्यूबवेल की तरफ मुड़े, उनका गला कस करके उनको गला घोंट दिया। जब वो अचेत हो गए या मृतप्राय समझकर, उसके बाद मद्दू जा कर के चाकू से उनके गले पे काट कर ये सुनिश्चित किया कि इनकी जो है डेथ हो चुकी है। इसमें जो राजू सोनकर है उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त रस्सी और उसके द्वारा और घटना के समय पहने गए रक्त रंजित वस्त्र जो है वो बरामद कर लिए गए हैं। वो मोबाइल फ़ोन जो मालती ने रेनू को दिया था और जिसमें अपनी आईडी से सिम एक्टिवेट किया था, वो मोबाइल फ़ोन बरामद है, जिससे सिर्फ रेनू की बात मालती से ही होती थी, अन्य किसी नंबर पर बातचीत नहीं होती। साथ ही साथ जो मालती है उसका भी मोबाइल नंबर बरामद किया गया है। 3 लोग जो हैं, इन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके। बाकी जो घटना में फरार 2 अन्य अभियुक्त हैं, जितेंद्र उर्फ जिद्दी और राम प्रकाश उर्फ मद्दू, इनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगा दी गई हैं। शीघ्र ही इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। फिल्में, कहानियां, खेल ये जिंदगी का हिस्सा होते हैं जो आपको खुशी देते हैं, दिल बहलाते हैं। मनोरंजन के साथ साथ ये कई लोगों के अकेलेपन का सहारा होते हैं। जिम्मेदारियों के समंदर में ये सुकून का किनारा होते हैं। मगर क्या हो अगर स्क्रीन पर जगमगाने वाली रंगीन दुनिया आपकी जिंदगी का हिस्सा बनने की बजाय आप खुद को उस काल्पनिक दुनिया का हिस्सा समझने लगे? क्या हो अगर जिंदगी के चंद पलों को रोमांचक बनाने के लिए जिस मोबाइल पर आप खेल रहे हो वो गेम ही आपकी जिंदगी से खेलने लग जाए, इस हद तक कि आपकी जान पर बनाए? क्या ऐसा हो सकता है कि वर्चुअल दुनिया के आगोश में कोई इस कदर खो जाए कि उसे असली दुनिया नकली और बदसूरत लगने लगे? वो भी इस कदर कि उसके लिए वास्तविक और वर्चुअल के बीच का फर्क ही मिट जाए। गाजियाबाद में एक ऐसा ही केस सामने आया जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। 3 बच्चियों के ऊपर कोरियन फिल्म और गेम का खुमार इस कदर हावी हुआ कि वो अपने स्कूल, समाज, परिवार सबसे कट गईं। लेकिन किसी को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कोरियन गेम और सीरीज का पागलपन 3 मासूम बच्चियों की मौत का कारण बन जाएगा। गाजियाबाद, जानलेवा एडिक्शन बना पागलपन। नवी मंजिल से कूदी 3 बच्चियां, कारण 1 कोरियन सीरीज। गाजियाबाद के भारत सिटी टाउनशिप में आधी रात को ऐसी घटना हुई कि पूरा शहर हैरान रह गया। जनवरी की सर्द रात में पूरा शहर जब नींद की आगोश में था, ऐसे सन्नाटे के बीच भारत सिटी टाउनशिप के एक ब्लॉक में रात के 2 बजे तोड़फोड़ और चीखने का शोर सुनाई दिया। जब तक कोई कुछ समझ पाता, जमीन पर 3 लाशें पड़ी हुई थी। आधी रात को बिल्डिंग प्रीमाइस में एक साथ 3 बच्चियों को तड़पता देख वहां मौजूद लोग दंग रह गए। पुलिस और एम्बुलेंस को सूचना दी गई, पर तब तक काफी देर हो चुकी थी। मोबाइल एडिक्शन आज दुनिया में एक बेहद कॉमन समस्या बन चुकी है। बड़ों से लेकर बच्चे सभी इसका शिकार हैं। समस्या तब और भी गंभीर हो जाती है जब बेहद कम उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को मोबाइल थमा देते हैं और ये ध्यान भी नहीं देते कि उनका बच्चा क्या देख रहा है। गाजियाबाद के इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। चेतन कुमार की 3 बेटियां दिन भर मोबाइल पर क्या करती थीं उसे पता ही नहीं था, और जब तक उसे पता चला तब तक वो तो कोरियन कंटेंट देखने की आदी हो चुकी थी। बच्चों के पिता चेतन जब तक ये बात समझ पाते तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चेतन को लगा कि बच्चे कुछ दिन मोबाइल से दूर रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा, पर जो हुआ उसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। बुधवार रात गाजियाबाद के भारत सिटी टाउनशिप में देर रात B1 टावर की 9वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 907 पर खिड़की पर कुछ लड़कियां थी जो अचानक खिड़की से कूद गईं। इससे पहले एम्बुलेंस पहुंच पाती, बच्चियों ने दम तोड़ दिया था। शुरुआती तौर पर पुलिस को यह मामला खुदकुशी का लग रहा था। पुलिस ने जब फ्लैट के अंदर छानबीन की तो बच्चियों के बेडरूम से एक डायरी मिली। इस डायरी में बच्चियों ने मरने से पहले कुल 8 पन्ने का सुसाइड नोट लिखा था।
पुलिस भी हैरत में पड़ गई जब उन्हें 12, 14 और 16 साल की 3 बच्चियों के आत्मघाती कदम उठाने के पीछे का कारण पता चला। जैसे अभी परिवार से बात हुई है तो इन्होंने पिछले कुछ दिनों से उनको ये फोन का इस्तेमाल करने के लिए थोड़ा प्रतिबंध किया था और उसी से ये लड़कियां थोड़ी परेशान थी और उसी के चलते उन्होंने ये डिसीजन लिया। जब तीनों बच्चे गेम खेलती थी तो तीनों पे अलग अलग फोन थे? ये देखिए इनके पास अभी फिलहाल तो फोन नहीं था, वो परिवार के ही जो सदस्य हैं माँ और बाबा इनके फोन यूज करते थे और अभी तक के जो हमारी जांच है उसमें किसी गेम का या गेमिंग ऐप का अभी तक सामने नहीं आया है और इसमें अभी हम अधिक जानकारी कर रहे हैं। 12 साल की पाखी, 14 साल की प्राची और 16 साल की निशिका, इन तीनों की मौत का कारण एक था कोरियन गेम्स और रोमांटिक कोरियन सीरीज। कोरियन कंटेंट जिसे आजकल जेन जी के पॉप भी कहते हैं। ये पॉप कल्चर यंगस्टर ही नहीं बल्कि उम्रदराज लोगों के भी सर चढ़कर बोल रहा है। रोमांटिक इमोशन कोरियन ड्रामा लोगों को खूब लुभा रहा है, इस हद तक कि लोगों को इन्हें देखने की लत लग जाती है। लेकिन 3 मासूम बच्चियां जिनके दिमाग पर कोरियन कल्चर इस कदर हावी हो गया कि उसके बिना इन बच्चों के लिए एक पल भी रहना मुश्किल नहीं था। पर किसी को क्या पता था कि यह लत इस कदर जानलेवा साबित होगी। रात्रि करीब 2:15 पर पीआरबी द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि थाना टैया मोड़ स्थित भारत सिटी में टावर D1 फ्लैट नंबर 907 की 9वीं मंजिल की बालकनी से 3 बच्चियों के कूदने की सूचना मिली और मौके पर जिनकी मृत्यु होने की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर पहुंचकर जांच की गई तो मौके पर 3 बच्चियां क्रमशः निशिका उम्र लगभग 16 वर्ष, प्राची उम्र लगभग 14 वर्ष, पाखी उम्र लगभग 12 वर्ष, पुत्रियां चेतन कुमार सन ऑफ गौरी शंकर की भूतल पर गिरने के कारण मृत्यु हो गई है। 3 बच्चियों की आत्महत्या के बाद जब पुलिस ने जांच शुरू की तो हैरान कर देने वाले तथ्य निकलकर सामने आए। तीनों नाबालिग बहनों का कोरियन ड्रामा और कोरियन गेम्स को लेकर दीवानीपन का ये आलम था कि वो न सिर्फ दिन भर सीरीज देखती थी और गेम खेलती थी बल्कि वो उनकी तरह बात करने और उन्हीं की तरह देखने की कोशिश करती थी। तीनों बहनें न सिर्फ के ड्रामा देखती थी बल्कि वास्तविक जीवन में इसे जीने लगी थी। बच्चों की इन्हीं हरकतों को देखकर पिता ने घटना से 3 दिन पहले बच्चों से उनका मोबाइल छीन लिया था और उनका YouTube चैनल भी डिलीट कर दिया, जिसके बाद से ही बच्चियां परेशान रहने लगी थी। मोबाइल छिन जाने के बाद बच्चों को घुटन होने लगी थी, जिसकी गवाह बनी कमरे से लेकर टॉयलेट की वो तमाम दीवारें, कागजों पर गुस्से में लिखी वो तमाम बातें, पेन से दीवारों को खरोचते हुए वो शब्द जो बताते थे कि कोरियन रोमांस उनके दिमाग पर किस कदर हावी हो गया था। तीनों बच्चियों की मौत के बाद पुलिस की पूछताछ में पिता चेतन कुमार ने बताया कि उनकी बेटियां कोरियन ड्रामा के पीछे पागल थीं। तीनों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। 12 साल की पाखी 5वीं में थी, 14 साल की प्राची 6वीं क्लास में थी और 16 साल की निष्का 7वीं में थी, जो दिन भर कोरियन गेम्स और सीरीज में घुसी रहती थी। तीनों ही अपनी क्लास में फेल हो चुकी थी, जिसके बाद तीनों ने स्कूल जाना भी बंद कर दिया था। परिवार ने समझा बुझाकर कोचिंग भेजा, लेकिन कोचिंग सेंटर में भी कोचिंग टीचर से झगड़े के चलते पढ़ाई छूट गई। बच्चों की इस हालत के लिए परिवार वाले भी बराबर के जिम्मेदार थे। बच्चों को समझाने बुझाने की बजाय आए दिन बच्चों के साथ मारपीट की जाती थी। घर में आए दिन झगड़े होते थे। घर के बुरे माहौल का सबसे ज्यादा असर मासूम बच्चों पर पड़ता था और उसका नतीजा यह हुआ कि बच्चियां वास्तविक जिंदगी से दूर होती चली गईं। अपनी गुर्बत भरी जिंदगी से दूर रंगीन, प्यार और रोमांच से भरपूर कोरियन ड्रामा और गेम्स ही उनका सहारा बन गया, जिसमें ये बच्चियां अपनी दुनिया तलाशने लगीं। तीनों बच्चों ने खुदकुशी करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा, जिससे पता चलता है कि ये मामला मोबाइल या सिर्फ गेम एडिक्शन का नहीं बल्कि कोरियन ड्रामा के फितूर का था।
उस सुसाइड नोट के कुछ अंश में लिखा था, क्या हम इस दुनिया में सिर्फ आपकी मार खाने के लिए जिए? नहीं, मौत बेहतर है। शादी का नाम सुनते ही हम तनाव में आ जाते हैं। हमें कोरियन पसंद है, हम उनसे प्यार करते हैं और हम कभी भारतीय लड़कों से शादी स्वीकार नहीं कर सकते। सॉरी पापा, मैं कोरियन को नहीं छोड़ सकती। कोरियन ही हमारी जिंदगी है। आपने हमारी जिंदगी छोड़ने को कैसे कहा? आपको नहीं पता हम उनसे कितना प्यार करते हैं। अब आपने सबूत देख लिया। अब आपको यकीन हो जाना चाहिए कि कोरियन और के पॉप ही हमारी जिंदगी थे। सुसाइड नोट में जो अभी तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें यही है कि वो जो कोरियन कल्चर है उससे ज़्यादा प्रभावित थी और जब उनको इससे रोका गया तो वो उससे परेशान थी। जब उनको इसी की वजह से उन्होंने ये स्टेप उठाया है। इसी वजह से वो गेमिंग में भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी और ये कोरियन कल्चर से भी ज़्यादा इन्वॉल्व थी। सुसाइड नोट का हमने ले लिया है और उसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। उसके जो टोटल चीजें लिखी गई है उसकी जांच होगी, फॉरेंसिक जांच होगी। जितना देखो उसे थकती नहीं आंखें, वरना खत्म हो जाता है हर हुस्न कहानी की तरह। काल्पनिक दुनिया बड़ी खूबसूरत लगती है, समस्या तब है जब इस खूबसूरती के चक्कर में काल्पनिक और वास्तविक का फर्क ही मिट जाए। तीनों बच्चियों के दिमाग पर कोरियन कंटेंट इस कदर हावी था कि इन बच्चियों ने सोशल मीडिया में अपना नाम बदलकर पाखी, प्राची, निशिका से मारिया, अलीजा और सिंडी कर लिया। इन सबके बेघर बच्चियों के पिता चेतन कुमार, जो शेयर ट्रेडिंग में उलझे रहते थे, जो 2 करोड़ के कर्ज तले डूबा हुआ था। 5 बच्चों का पिता चेतन कुमार, जिसने 3 शादियां की थी। पहली बीवी सुजाता से शादी के बाद बच्चा ना होने पर चेतन ने उसी की छोटी बहन हीना से शादी की और फिर बाद में एक मुस्लिम महिला से भी उसने शादी की। तंगी के चलते घर में आए दिन झगड़े होते थे। बच्चियों पर चिल्लाना, उनके साथ मारपीट की जाती थी। बच्चियां दिन भर घर में कैद रहती थीं। स्कूल छूटने के बाद परिवार ने दोबारा पढ़ाई को लेकर बच्चों पर ध्यान नहीं दिया और इन सब में उन बच्चों का सहारा बना कोरियन कंटेंट। सुसाइड नोट में कई कार्टून और ऑनलाइन गेम्स के नाम लिखे हुए थे, जिनमें द बेबी इन येलो, इविल नन से लेकर कोरियन, चीनी, थाई और जापानी ड्रामा के नाम लिखे हुए थे। बच्चियां इन्हीं को अपनी जिंदगी मान बैठी थी। परिवार जब बच्चियों की शादी की बात करता तो लड़कियां चिढ़ जाती थीं। वो कोरियन लड़कों को पसंद करती थी। वो खुद को भी कोरियन समझने लगी और कोरिया जाने का सपना देखती थी। परिवार के लोग जब रोकते तो बच्चे रोने चिल्लाने लगते थे। मामला हाथ से निकलता देख जब परिवार ने रोका तो बच्चियों ने लत को छोड़ने की बजाय मौत को गले लगा लिया। भारत सिटी टाउनशिप के पड़ोसियों का कहना है कि घर में आए दिन कलेश होते थे। घर के बाहर तक गाली गलौज की आवाजें आती थी। बच्चियों के सुसाइड नोट से भी ये साफ हो जाता है कि बच्चों को पीटा जाता था। मोबाइल छीने जाने के बाद बच्चियों ने उस रात जब खाना खाने के बाद सब सो गए, तब लड़कियों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब परिवार ने दरवाजा खटखटा कर खोलने के लिए कहा, तब बच्चियों ने दरवाजा नहीं खोला और फिर थोड़ी देर बाद चीखें सुनाई दी। भारत सिटी टाउनशिप के B1 ब्लॉक में उस रात बिल्डिंग के सामने की तरफ 2 लोग ये सब अपनी आंखों से होते हुए देख रहे थे। बच्चों के सुसाइड मामले में वो इकलौते चश्मदीद हैं। मैंने रात के समय B1 की 9वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी में हलचल देखी। लाइट जली हुई थी और रेलिंग पर कोई बैठा दिख रहा था। रात 2 बजे अगर कोई रेलिंग पर ऐसे बैठा दिखे तो ये सामान्य नहीं लगता। मुझे लगा कुछ गड़बड़ है। तब दूर से देखकर ऐसा लग रहा था एक लड़की थोड़ी देर के लिए खिड़की के पल्ले पर चढ़ी और फिर नीचे उतर गई। वो कुछ देर के लिए पीछे हटी और फिर दोबारा बैठ गई। उसके बाद एक बच्ची आई और पीछे से उसे गले लगा लिया। इसी दौरान तीसरी बहन ने उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। खिड़की पर सिर्फ 2 ही बच्चियां रेलिंग पर दिख रही थी। 3 में से 2 ही बच्चे दिखाई दे रहे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर ऐसा लग रहा था कि तीसरी बच्ची अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रही थी।
लेकिन अचानक से तीनों खिड़की से नीचे जा गिरे। ये सब कुछ बहुत तेजी से हुआ और किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। ये जो तीनों लड़कियां थी ये कोरियन कल्चर से इन्फ्लुएंस थी और जिसमें कोरियन सिनेमा और कोरियन म्यूज़िक और कुछ गेम्स का भी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है। और इन जनरल ये जो मोबाइल का जो एडिक्शन था ये इनको ज़्यादा हो गया था। इसी के चलते उसके परिवार वालों ने जब उनको मोबाइल इस्तेमाल करने से जब प्रतिबंध किया तब जाके उन्होंने ये कदम उठाया और ये घटना हुई है। तो आज आपने देखा जुर्म का चेहरा, हमने सच दिखाया है, क्योंकि अपराध चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये लड़ाई अभी जारी है। अगली तहकीकात में एक और मामला, एक और साजिश, एक और सच की तह तक जाएंगे। तो देखते रहिए तहकीकात।